गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं अपना बिजनेस कम्युनिकेशन अफेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अपने बिजनेस अफेयर की बुक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लीगल एंड अदर अफेयर्स। तो ये चैप्टर और ये बुक ऐसी है कि हमें इसमें थोड़ा सा तो क्रैम करना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिएगी, क्योंकि ये दोनों हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर चीज़ कंसेप्चुअल है, हर चीज़ हम समझेंगे, या फिर हर चीज़ के अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट्स है। तो कुछ क्रैम करना है और कुछ हमें क्या करना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है। तो जो क्रैमिंग वाला पोर्शन है हमारा, वो वाला मैंने स्टार्टिंग में नहीं उठाया है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल उठाया है। हम लोगों को जो आज स्टार्ट करना है, हम लोगों को पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने से पहले आप ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट है क्या। एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? क्या है? हाईएस्ट कोर्ट। ठीक है जी, हाईएस्ट कोर्ट है। पीयूष आपको क्या लगता है क्या है सुप्रीम कोर्ट? हाईएस्ट कोर्ट है। ठीक है जी। अब सुप्रीम कोर्ट हो गया, एक हो गया हमारे पास हाई कोर्ट, उसके बाद अदर हमारे पास होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। यहाँ पर हम इनको सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलेंगे क्योंकि ये डिपेंड करता है किस स्टेट में किस लेवल का कोर्ट है। स्मॉलर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सिविल कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हर एक कोर्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स है, तो इसको हम बोलेंगे कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसके कई सारे टायर्स हैं, और कई सारे टायर्स में हमने उसके 3 टायर्स बनाए हैं, यानी कि लीगल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 टायर्स। पहला क्या है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा क्या है हमारे पास, हाई कोर्ट। और तीसरे को हम बोल देंगे सबऑर्डिनेट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कोर्ट्स क्या हैं, इंक्लूसिव है। हमारे मैजिस्ट्रेट लेवल हो गया, हमारा एडिशनल सेशन कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गई, सिविल क्रिमिनल, सब इसके अंदर इंक्लूसिव होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये सारा कंप्लीट डिटेल्स के अंदर आपको आएगा एग्जीक्यूटिव लेवल पे। तो इस टाइम ये क्यों सिखा रहे हैं, ताकि बेस बन जाए, एग्जीक्यूटिव में मुझे कम पढ़ाना पड़े बेसिकली। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको हम एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, थोड़ा सा हाई कोर्ट के बारे में। अच्छा, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट कौन से केसेस हैंडल करता है? एक मिनट, हमने क्लास रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। क्या लगता है हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है? जनरल बात, कंसेप्ट से बाहर आ जाओ। जो बड़े बड़े केसेस होते हैं वो सोल्व करता है। और अच्छा, कहीं पर चोरी हुई हो, छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। सारे के सारे केसेस, ऑल द केसेस आर नॉट हैंडल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सारे केस नहीं लेता ये। कौन से केस लेता है? सिर्फ वो केसेस लेता है, ओनली दोज केसेस विच कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑन लॉ। यानी कि जब आप किसी लॉ के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दो, लाइक अब जो अपना कृषि लॉ आया है, यानी कि एग्रीकल्चर लॉ आया है, उसके ऊपर क्वेश्चंस चल रहे हैं, उसके ऊपर कौन डिसीजन ले रहा है? सुप्रीम कोर्ट। जब भी कोई ऐसा विवाद आता है जहाँ पर आपका लॉ के ऊपर ही सवाल उठा दिए जाते हैं, वहाँ पर कौन डिसीजन लेता है? सुप्रीम कोर्ट। और क्या होता है, ऐसे केसेस जहाँ पर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया हो, यानी कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, इस ऑर्डर की अपील कहाँ करोगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की अपील हो सकती है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक फंक्शन और है, उसको बोलेंगे हम क्या? एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइजरी फंक्शन बोले तो अब कोई लॉ बनाते हैं, उस लॉ पे आपको ओपिनियन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तो सारे लोग पढ़ रखे हैं, सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम जस्टिस सिस्टम है कंट्री का, तो आप इससे एडवाइस ले सकते हो। हाई कोर्ट किसी मैटर पे उलझ गया, उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है, यानी कि रेफर कर सकता है हाई कोर्ट इसको सुप्रीम कोर्ट को, ताकि वो क्या करे, एडवाइस करे ऑन द पर्टिकुलर मैटर। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 फंक्शन हो गए। एक तो इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया। अगर मैं बात करूँ वर्क एरिया क्या है, तो फर्स्ट जुरिस्डिक्शन इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इन केसेस पे इसने हैंडल किया, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी हो सकता है इसका। सेकंड में क्या किया इसने, अपील लिया, तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी हो सकता है इसका। और थर्ड में क्या किया इसने, एडवाइस दिया, तो इसका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी हो सकता है। तो ये 3 तरह के जुरिस्डिक्शन ये निभा सकता है, 3 तरह के रोल निभा सकता है। ठीक है, ये तो बात हुई रोल की। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आया कहाँ से आया होगा सुप्रीम कोर्ट। हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था?
जनरल क्वेश्चन है, कोई ऐसा लीगली नहीं है। 1956, अच्छा देश का आज़ाद हुआ था 1947 में। लगभग 3 साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए। कब आया होगा? 50 के अंदर, 1950 के अंदर ये आ चुका था। ठीक है, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। इसके अंदर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट मिला। ठीक है, तो इसके अंदर क्या मिला हमें? सुप्रीम कोर्ट मिला। अब सुप्रीम कोर्ट करता क्या है? सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ, इसकी एक डेट है, और वो जो डेट है दैट इज़ 28 जन 1950, 28 जनवरी 1950। आपकी बुक्स में नहीं है तो इसको नोट डाउन करते रहना साथ साथ। मैं जो भी कुछ लिखवाया है अभी तक आपकी बुक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कब मिला हमें सुप्रीम कोर्ट? 28 जनवरी 1950। और ये वाला चीज़ आपकी बुक्स के अंदर कहीं नहीं मिलेगी, आपकी बुक्स में कहीं नहीं मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट आया तो कब? 28 जनवरी 1950। लेकिन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट होता था, बट वो फंक्शन सुप्रीम कोर्ट वाले नहीं करता था। उसका नाम क्या होता था? वो होता था आपका फेडरल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट बोलते थे। और ये फेडरल कोर्ट कब खुला था? गुड मॉर्निंग। ये फेडरल कोर्ट कब खुला था आपका? 1 अक्टूबर 1937, 1/10/1937, 1 अक्टूबर 1927। आशा जी, हम लोग कर रहे हैं अभी अपने करंट अफेयर्स के बारे में, चैप्टर नंबर 4। बुक है तो ओपन कर लो, नहीं है तो नोटबुक ओपन कर लो। है ठीक है जी। तो 1937 के अंदर हमारा बना फेडरल कोर्ट। ये बना था ब्रिटिश राज के अंदर। जब अंग्रेज आए थे हमारे पास तो ये बना था ब्रिटिश राज के अंदर। इसका काम क्या था? उस टाइम का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता था, यानी कि उस टाइम का जो हमारा फेडरल कोर्ट होता था, वो सिर्फ वो वाले केसेस लेता था जब सेंट्रल और स्टेट के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था। यानी कि मैटर ऑफ, उस टाइम स्टेट नहीं बोलते थे, प्रोविंस बोलते थे हमारे एक इलाके को। सो मैटर ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंस, यानी कि जब स्टेट और सेंट्रल लेवल पर कोई झगड़ा हो रहा है, उस झगड़े के निपटारे के लिए कौन आया हमारे पास? फेडरल कोर्ट। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, हम लोगों का देश आज़ाद हुआ, हमने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को एक हाई लेवल कोर्ट बनाना चाहिए, एक अपेक्स कोर्ट बनाना चाहिए, जिससे वो क्या काम कर सके? जिससे वो कर सके कि हमारे देश की जो भी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निजात कोई नहीं कर पा रहा, यानी कि सबसे बड़ी लॉ अथॉरिटी कौन है? हमारी सुप्रीम कोर्ट। इसकी कही हुई बात क्या बन जाती है? फाइनल बन जाती है, लॉ बन जाती है। इसने बोल दिया कि कोई एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि कोई एक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो बन जाएगा लॉ। तो एक स्टेटमेंट है, जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट इज द लैंडमार्क। लैंडमार्क पता है क्या होता है? हम कभी लैंडमार्क बताते हैं, किसी को अपने घर का एड्रेस बताते हैं तो बताते हैं लैंडमार्क है, ये यहीं रहता है हमेशा। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, कोई जजमेंट पास कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा आपका? वो लैंडमार्क बन जाएगा। यानी कि इसके अलावा मतलब जो ये रूल है, जो ये जजमेंट है, इसको फॉलो किया जाएगा जब भी इस तरह का कोई केस आए। यानी कि लैंडमार्क बनने का बात मतलब ये है कि ये लॉ बन जाता है। इट्स अ इंक्लूसिव पार्ट ऑफ द लॉ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट अथॉरिटी है। चलो, आपने क्वेश्चन पूछा है तो एक और चीज़ बता देती हूँ, वैसे आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। हमारे देश में ना एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो देश की कार्यप्रणाली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव, सेकंड वन इज लेजिस्लेटिव। आपका सेवी हुआ है? सेवी के अंदर करवाया था मैंने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी, कुछ बताया था। तो इसी तरह हमारा जो पूरा देश है ना, पूरे देश का कार्यभार है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब लेजिस्लेटिव इज आवर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करती है? लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी। ठीक है, कोई भी रूल्स बनाना है, रेगुलेशन बनाना है, पॉलिसी बनाना है, हमारे देश में कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने क्या किया जी? लॉ बनाया। लॉ मेकिंग अथॉरिटी है हमारे लिए कौन? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है जो काम एग्जीक्यूटिव को दिया है वो एग्जीक्यूटिव ही करेगा, जो काम लेजिस्लेटिव को दिया है वो लेजिस्लेटिव ही करेगा, और जो काम जुडिशरी को दिया है वो जुडिशरी ही करेगा। जुडिशरी मतलब जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट आ गया, इसके अंदर आपका हाई कोर्ट आ गया, इसके अंदर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ गए।
सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब होता है आशा जो हाई कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट हैं, उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, स्टेट कोर्ट आ गया, सिटी कोर्ट आ गया, सेशन जज, मैजिस्ट्रेट सब आ गए उसमें। इसको अलग से एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने भी लोअर लेवल कोर्ट होंगे वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स में आएंगे। सबऑर्डिनेट के ऊपर की कैटेगरी को बोला जाएगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर की कैटेगरी को सुप्रीम कोर्ट। अभी हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट क्या है हमारा? एक अपेक्स कोर्ट है। अपेक्स कोर्ट बोले तो हाईएस्ट कोर्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस होंगे, वो सब निर्णय लेते हैं हमारे पास, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव ने बना दिया लॉ। अब लॉ कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा देश के अंदर? वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं हमारे मिनिस्टर्स। हर एक स्टेट के अपने अपने मिनिस्टर्स होते हैं। अपने स्टेट के अंदर लॉ इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव टीम का। तो इसके अंदर हमारे पास सारी आ जाती हैं मिनिस्ट्रीज एग्जीक्यूटिव के अंदर। लाइक हेल्थ एजुकेशन पे कोई लॉ बनाया है लेजिस्लेटिव ने पार्लियामेंट में, तो उसको कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री। हेल्थ के लिए कोई लॉ बनाया है तो हेल्थ मिनिस्ट्री। डिफेंस के लिए बनाया है तो डिफेंस मिनिस्ट्री। ऐसे पर्टिकुलर सारे देश में क्या है, मिनिस्ट्रीज में बांटा हुआ है लॉ। तो हर एक मिनिस्ट्री अपने अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करवाती है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे प्रेसिडेंट भी इंक्लूसिव होते हैं, क्योंकि लॉ बनने के बाद प्रेसिडेंट उसको कहाँ भेजता है? ऑफिशियल गजटें। सुना है कभी ऑफिशियल गजटें? चलो, ऑफिशियल गजटें क्या होता है? ऑफिशियल गजटें जैसे हमारा कोई ऐप होता है ना, कोई न्यूज़पेपर एजेंसी होती है, वैसे गवर्नमेंट की एक न्यूज़पेपर एजेंसी, यानी कि गवर्नमेंट के जो भी रूल्स आएंगे वो ऑफिशियल गजटें में पब्लिश होते हैं। जब तक कोई रूल ऑफिशियल गजट में ना आए तब तक वो रूल माना नहीं जाएगा कि आपने लोगों तक कम्युनिकेट कर दिया। यानी कि टू कम्युनिकेट रूल्स एंड रेगुलेशंस किसको? आम जनता को, यानी कि टू पब्लिक, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजटें। OG बोल सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इट इज़ रिक्वायर्ड टू पब्लिश इन ऑफिशियल गजटें। क्लियर है? ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस सिस्टम है वो सबसे अलग है, यानी कि जब भी जस्टिस का काम होगा तो ये तीनों कोर्ट या तीनों लेवल आपस में संभाल लेंगे। इन तीनों लेवल को बोला जाता है हमारा 3 टायर लेवल ऑफ जस्टिस सिस्टम। क्योंकि जस्टिस सिस्टम के कितने टायर्स हो गए? 3 टायर्स। MCQ बनेंगे इस टाइम पे कि 3 टायर्स हो गए। सबसे सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, इसको मिडल लेवल पे बोल सकते हैं, और लोअर लेवल पे कौन आ गए? हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। अब इनके बाद अब सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट है, तो हम इसको बनाने का तरीका सीख लेते हैं कि इसके अंदर कितने जजेस होंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कितने होंगे इंडिया में? कितने सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए? एक ही है, 1 and only। तो आपका एक सुप्रीम कोर्ट होगा, न्यू दिल्ली विकास मार्ग में है इसका, तो एक तिलक मार्ग। तो आपका ये जो सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पर प्रेजेंट है? आपका न्यू दिल्ली के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब एक सुप्रीम कोर्ट और इतने सारे काम कैसे करेगा? तो हमने इसके अंदर ना नंबर ऑफ जजेस रख दिए, क्योंकि सारे केसेस तो लेता ही नहीं, बहुत ही रेयर केसेस ये लेता है। तो इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ जजेस हैं, तो इसके अंदर सेशन कितने भी लग सकते हैं, बेंचेस कितने भी हो सकते हैं। जैसे क्लासरूम है, एक अकेडमी में कितनी भी क्लास लग सकती है, वैसे इसके अंदर 2-3 रूम्स हो सकते हैं जहाँ पर 2-3 केस पैरेलली चलाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जजेस होते थे। हमारा सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जब बना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कब बना था? 1950, 1950। 37 में जो बना था वो अंडर द ब्रिटिश रूल बना था, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला कब बना था? 1950 में। यानी कि सबसे पहले नंबर ऑफ जजेस 1950 में डिसाइड किए होंगे। इनिशियली जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया तो टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने थे हमारे पास? 8, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे ये अमेंड होता है, लिख लेना आपकी बुक्स में नहीं है ये। नंबर ऑफ जजेस इन 1950 कितना था? 8। उसके बाद हमारे पास आया 1956। धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ता गया नंबर ऑफ जजेस क्या हुए? बढ़ते गए। तो उसके बाद आए हमारे पास 11। 1956 के बाद आया 1960। 1960 में कितने आए हमारे पास? 1960 में आए हमारे पास 14। उसके बाद आया हमारे पास 1978। 1978 में आए 18। उसके बाद है 1986। 1986 के अंदर आए हमारे पास 26। उसके बाद सीधा 2009 में अपडेट हुआ था।
2009 में आए 31, उसके बाद अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है कब 2019 में 31 से बढ़ाकर कितने कर दिए हमने 34। अब ये चीज़ समझने की नहीं है, ये रटने की है कि 1950 में 8 थे, 56 में 11 हुए, फिर कैसे कैसे इंक्रीज हुए। अब ये आपका आएगा ये वाला 2009 और 2019 वाला, ये तो आपके बुक्स में इंक्लूसिव है कि 31 से 34 कर दिए गए। पीछे वाला इसलिए समझा रहा था कि आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पता हो, ठीक है। अब ये जहाँ पर भी 8 है वहाँ 7 + 1 कर लो, 11 है तो 10 + 1 कर लो, 14 है तो 13 + 1 कर लो, 18 है तो 17 + 1 कर लो, 26 है तो 25 + 1 कर लो, 30 + 1 और 33 + 1। अब ये क्यों करवाया है मैंने? +1 का मतलब क्या है? +1 का मतलब ये है कि जब भी +1 लगाया तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है, यानी कि सभी से सीनियर होता है, इसका दबदबा होता है। तो एक चीफ जस्टिस होता है जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो चीफ जस्टिस होता है ये भी सुप्रीम कोर्ट में बैठा होगा। इसके अलावा बाकी कौन होते हैं? अदर जजेस, जिसको चीफ जस्टिस की पोजीशन नहीं मिली, नॉर्मल जजेस। सो 33 कौन हो गए? अदर जजेस, ठीक है। वैसे ही जहाँ पे मैंने +1 लिखवाया है तो +1 तो हमेशा ही क्या रहेगा? चीफ जस्टिस। बाकी जो नंबर बच गए वो क्या रहेंगे? आपके अदर जजेस। सो अदर जजेस भी अपॉइंट होते हैं और चीफ जस्टिस भी अपॉइंट होते हैं। अब बात रही कि चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करेगा। चाहे आपको अपॉइंट करने हो अदर जजेस, चाहे आपको अपॉइंट करना हो चीफ जस्टिस, दोनों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। अब अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो कंसल्ट कर सकता है अदर जजेस को कि आपके ओपिनियन में किसको चीफ जस्टिस बनाना चाहिए, आपको क्या लगता है कौन बंदा इतना सक्षम है जिसको चीफ जस्टिस बनाया जा सके। सो ये किससे डिस्कस करेगा? अदर जजेस से। और अदर जजेस को अपॉइंट करना हो बिल्कुल चीफ जस्टिस से भी करेगा और अदर्स के साथ भी कर सकता है, प्लस अदर्स, यानी कि एक को अपॉइंट करना है, बाकी तो प्रेजेंट होंगे ही ना टीम के अंदर, तो उन अदर से भी आप क्या कर सकते हो? डिस्कस कर सकते हो। तो अगर चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है तो इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट में कोई चीफ जस्टिस नहीं है, उसको अपॉइंट करना है तो आप अदर जजेस से डिस्कस कर लो। चीफ जस्टिस अपॉइंट हो चुका है, अब अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस से तो पूछना ही पड़ेगा कि किससे अपॉइंट करवाऊँ या किसको करूँ या ना करूँ। चीफ जस्टिस से पूछना उसकी मजबूरी है, पूछना पड़ेगा उसको, और अदर्स से पूछे या ना पूछे उसकी मर्जी है, करे या ना करे। तो यानी कि इस केस में प्रेसिडेंट अदर से पूछे या ना पूछे इसकी मर्जी है, लेकिन इस केस में प्रेसिडेंट को चीफ से तो पूछना ही पड़ेगा। तो जब बारी आएगी प्रेसिडेंट हैव टू डिस्कस इट विद चीफ जस्टिस, तो वो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, उसकी मर्जी नहीं है। क्लियर? ठीक है जी, आगे चले। बुक के हिसाब से करें थोड़ा सा। सो बुक में आप आ जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है और इसके अंदर 3 टायर स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा है। सेकेंड पैराग्राफ है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, लेकिन कहाँ से आया है? ये आया है पार्ट 5 से। लिख लो, एज इट इज़ लर्न ही करना पड़ेगा, इसका कोई रूल्स मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है। सो ये कहाँ से आया है? आपका आर्टिकल 124 से 147 कहाँ पे डील करते हैं? ये पार्ट 5। पार्ट 5 किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। वो डील करता है कि इसको क्या पावर दी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की, क्या इसके राइट्स है, क्या इसके अधिकार है। जैसे कि 124 में बोला गया है कि इसके अंदर एक चीफ जस्टिस होगा और 7 अदर जजेस होंगे, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम 7 जजेस थे ना, बाद में धीरे धीरे लिमिट इंक्रीज की गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में क्या लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट शुड कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड अंटिल द पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्ज नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्ज नंबर, जब तक कि हमारा पार्लियामेंट एक लार्ज नंबर को बोलता नहीं है कि आपको इससे ज़्यादा बंदे अपॉइंट करने होंगे, तब तक क्या रहेंगे आपके 7 जजेस। अब धीरे धीरे हमारे नंबर इंक्रीज हुए या नहीं हुए? सो 7 जजेस की जगह हमें कितना जजेस लिखना चाहिए यहाँ पे? 33। आज की डेट में कितने हैं हमारे पास? 33। बुक में कोई अमेंडमेंट नहीं करोगे, 7 ही लिखोगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। बाय रूल्स चेंज हुए हैं तो रूल्स वहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जाते हैं,
एक्चुअल आर्टिकल यही था, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये 3 फंक्शन निभा सकता है, ये मैंने आपको करा दिया, ओरिजिनल, अपीलेट और एडवाइजरी फंक्शन, ये हम कर चुके हैं, ठीक है जी। अब क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने नंबर ऑफ जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। पहले 31 था, 31 से क्या कर दिया 34, और 34 के अंदर कौन इंक्लूड है हमारा, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ओरिजिनल द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज फिक्स्ड एट 8 कर चुके हैं हम, 8 से आगे आगे इंक्रीज हुई है, तो इनिशियल स्ट्रेंथ भी 8 थी हमारी। पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू रेगुलेट दैम। अब ये नंबर कौन इंक्रीज कर सकता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, नंबर इंक्रीज कर दो, जैसे कि 2009 से अब 19 में कितनी कर दी, 3 नंबर और बढ़ा दिए, पहले 31 था, कितने कर दिए 34 कर दिए, क्लियर इतना, ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द CGI इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही मे डीम नेसेसरी। यानी कि जब CGI को अपॉइंट करना है तो कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट डिस्कस कर सकता है किनके साथ, अदर जजेस के साथ। अब ये अदर जजेस आपके सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं और आपके हाई कोर्ट के भी, जिनके साथ डिस्कस करना है वो किसकी मर्जी है, प्रेसिडेंट की मर्जी है। कोई ये नहीं बोल सकता मुझसे तो डिस्कस ही नहीं किया, ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, वो आपकी गलती है, गलती नहीं है, मतलब वो प्रेसिडेंट की मर्जी है। नेक्स्ट है हमारे पास, द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद CGI एंड सच अदर सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट एज ही मे डीम्स नेसेसरी। यानी कि जब अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट किससे पूछेगा, CGI से और अदर जजेस से। अदर जजेस वही सेम होंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं एंड हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं। द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी, यानी कि चीफ जस्टिस से करेगा तो वो ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेशन मतलब आपका उत्तरदायित्व है, आपको करना ही पड़ेगा, और अदर से करे या ना करे उसकी मर्जी है। यहाँ तक हमने किया था, क्या यहाँ तक क्लियर है? बस आपके रूल्स के अंदर इतना ही है, इससे ज़्यादा डीप में अभी नहीं जाना सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। अगर आपको इससे ज़्यादा डीप में जाना है तो बस इसके मैटर्स जो ये है ना एडवाइजरी फंक्शंस वाले, कि 3 तरह के फंक्शन ले सकता है ये, ओरिजिनल, ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट और एडवाइजरी। आगे इन्हीं को और इलेबोरेट कर सकते हैं कि ये क्या काम करते हैं और क्या काम नहीं करते। तो आई थिंक अभी इसको हमें इलेबोरेट नहीं करना चाहिए, इसको एग्जीक्यूटिव के लिए छोड़ देते हैं। एग्जीक्यूटिव में है आपका ये टॉपिक, जब पूरा का पूरा कोर्ट सिस्टम सीखोगे, 2 चैप्टर्स हैं, काफ़ी टाइम लंबे, ठीक है जी। चलो जी, आगे है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग फॉर होली प्लेसेस इन द उत्तराखंड। अब यहाँ पे 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी कि 4 धाम की यात्रा करने के लिए आपको क्या है, रोड फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। अब ये प्रोजेक्ट चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों बंद क्यों नहीं कर सकते, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है या नहीं, अब डिस्कस किया इन लोगों ने, रूल्स बनाए, अब चल रहा है तो चल रहा है, पब्लिक वेलफेयर के लिए बना रहे हैं, लोगों को ज़रूरत थी 4 धाम यात्रा के लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन की, तो इसको एज इट इज़ लर्न करना है। कितने लंबा रोड बनेगा, जो डिस्कस कर लिया उतना लंबा ही बनेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि समझाऊँ मैं। लाइक इसमें लिखा हुआ है आपका, सुप्रीम कोर्ट क्लियर्ड द डेक्स ऑफ द चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट ड्यूरिंग अगस्त 2019 विच विल कंसर्ट 4 होली प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड थ्रू 900 किलोमीटर ऑल वेदर रोड्स। यानी कि 900 किलोमीटर का एक ऑल वेदर रोड बनाया जाएगा। ऑल वेदर मतलब जो हर एक वेदर में खुला रहेगा, ठीक है। अब वो बनाएंगे 900 किलोमीटर, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, अब आप रोड बनाओगे तो रोड बनाने के लिए आपको क्या चाहिएगी, ज़मीनें चाहिएंगी। ज़मीन कहाँ से लेकर आओगे, जो ज़मीन बंजर पड़ी है या फिर जहाँ पर फॉरेस्ट उगे हुए हैं, फॉरेस्ट काटोगे तो, अब फॉरेस्ट काटोगे तो जो एनवायरमेंटल कंट्रोल बोर्ड है उनको दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि उन लोगों की जिम्मेदारी क्या है, देश में वातावरण का संतुलन बनाए रखना। तो उसके लिए हम लोगों के पास क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। जब भी ट्रिब्यूनल वर्ड आएगा तो ट्रिब्यूनल का मतलब ये है कि वो एक, जो बच्चे कर चुके हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है, वेरी बैड, क्या पढ़ के आए हो ऑनलाइन में, क्लासें लगाई थी, मैंने बताया था क्वासी जुडिशियल का मतलब। ये आई थिंक आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर चला था जिसमें कुछ वो थे की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, हाँ KGI के अंदर करवाया था। चलो, क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल मतलब जस्टिस सिस्टम, क्वासी का मतलब होता है अलाइक,
अलाइक मतलब उसी के जैसा कुछ, यानी कि गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉज के अंदर कुछ कोर्ट के सिस्टम के जैसी ही एक अथॉरिटी बनाई है, यानी कि कोर्ट तो नहीं है लेकिन काम कर सकते हैं कोर्ट वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट की वैल्यू खत्म हो गई, बस कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए आपने कोर्ट जैसी कोई अथॉरिटी बना दी, जिसका नाम क्या रखा आपने, ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब ये जो ट्रिब्यूनल है, हर एक एक्ट के अलग अलग ट्रिब्यूनल हो सकते हैं। जैसे कंपनी लॉ का कौन है, NCLT, पढ़ा था इसके बारे में KGI के अंदर, बता क्यों दे रहे हो। सेबी का कौन है, सेबी का सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेबी का सेबी बोर्ड ही हैंडल करता है मैटर्स, लेकिन सेबी की अपील की जा सकती है इसी के एक ट्रिब्यूनल में, जिसको बोलते हैं आपका सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेट इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। वैसे ही हमारे जो एनवायरमेंटल लॉज हैं, एनवायरमेंटल लॉज के लिए हमारे पास आया है एक NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल मतलब पूरे देश के लेवल पे काम करेगा या नहीं, और नेशनल लेवल पे काम करेगा। ग्रीन मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट जैसी एक अथॉरिटी है। तो जब आपको 4 धाम के लिए रोड बनाना है, रोड बनाने के लिए आपको फॉरेस्ट काटनी है, तो आपको NGT से अप्रूवल लेनी चाहिए कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो वो जो आपको गाइडलाइंस बताएगा, रूल्स रेगुलेशन बताएगा, वो रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है जी, लाइक लिखा क्या हुआ है, द अपेक्स कोर्ट ऑल्सो आस्क्ड द यूनियन एनवायरनमेंट एंड फॉरेन मिनिस्ट्री टू फॉर्म द हाई पावर्ड कमेटी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एनवायरनमेंट के पास गए और एनवायरनमेंट को जाकर क्या बोला, पीछे वाला बाद में चेक कर लेना जो लिखा हुआ है, आज वाला कर लो। तो यूनियन एनवायरनमेंट के पास गए, यूनियन एनवायरनमेंट एंड फॉरेन मिनिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट का ध्यान रखती है, उस मिनिस्ट्री के पास गए। क्यों गए, क्योंकि रोड बनाना है, पेड़ काटने पड़ेंगे, तो इनसे अप्रूवल लेनी थी। तो इन्होंने क्या बोला कि हम एक कमेटी बना देते हैं, जिसको नाम दिया गया हाई पावर कमेटी। इसका काम क्या था, ये सारे इफ एंड बट्स चेक करेगी, रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, रिपोर्ट बनाएगी और मिनिस्ट्री को डिपॉजिट करवाएगी ताकि ये क्लियरेंस दे सके। अब इस हाई पावर्ड कमेटी के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक बेंच क्रिएट किया गया। बेंच को किसने हेल्ड किया, हमारा जस्टिस रोहिंटन फेल नरीमन एंड द सूर्यकांत। ये दोनों ही हमारे जजेस हैं जिन्होंने NGT के ऑर्डर को अमेंड किया कि आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक कमेटी क्रिएट कर सकते हैं जो आपको क्लियरेंस रिपोर्ट देगी। पहले NGT ने मना कर दिया था कि ये काम आप नहीं कर सकते। उसके बाद दोबारा डिस्कशन हुई, एक कमेटी बनाई, तो कमेटी ने अपने रिसर्च करी। जब उन्होंने रिसर्च करी तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी विद इन द 4 मंथ्स। इन्होंने क्या बोला कि जितने पेड़ वो काटेंगे, अगर आप उसके 10 टाइम्स पेड़ लगा दो, यानी कि अफॉरेस्टेशन दोबारा कर दो, एक पेड़ काटा तो 10 पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे, अफॉरेस्टेशन कर दोगे तो आप ये प्रोजेक्ट क्लियर कर सकते हो। तो यानी कि इस टर्म्स के ऊपर किया गया कि आपको दोबारा से अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, और ये काम हो चुका तो हो चुका। मतलब इस चीज़ के लिए ये नहीं, आप इसमें जाके चेंज नहीं कर सकते कि 10 गुना की जगह 8 गुना कर दे दो, 5 गुना कर दे दो, 4 गुना कर दे दो, नहीं। जो लिखा हुआ है वो फैक्ट है और उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ें समझने वाली होंगी वो मैं समझा दूँगी, जो चीज़ें समझने वाली नहीं है उसको हम समझ नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट में 2 तरह के रूल्स हैं हमारे पास। 2 तरह के रूल्स हैं, मतलब कि गवर्नमेंट ने कुछ 2 तरह के रूल्स क्रिएट किए हैं। कोई केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी वो रूल बन गए। केस क्या था, सबसे पहला केस है आपके पास कि जो NGOs हैं, NGOs बोले तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है, जो गवर्नमेंट के नहीं हैं, गवर्नमेंट के दायरे से बाहर आते हैं। इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किसका होगा, गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर्स का, प्राइवेट सेक्टर्स का, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ने पैसा भी नहीं लगाया। अब ये बोलता है कि कुछ NGOs ऐसे होते हैं जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रॉफिट के लिए भी काम नहीं करते। तो ये लोग क्या कर रही हैं, ये लोग फंडिंग ले रही हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फंडिंग ले रही हैं। किससे ले रही हैं,
गवर्नमेंट से, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने फंडिंग को चैनलाइज कर दिया। गवर्नमेंट में भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, अपनी फंडिंग को चैनलाइज कर दिया। कहते हैं तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे आरटीआई लग सकता है। आरटीआई का फुल फॉर्म पता है? चलो इस भूल जाओ मैंने जो बोला। एक कंसेप्ट होता है हमारे पास क्या, आरटीआई। आरटीआई बोले तो राइट टू इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे पास आया था 2005 के अंदर। 2005 के बाद क्या बोले गए कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, आप सावधान हो जाओ। क्यों सावधान हो जाओ कि आपके ऊपर अब आरटीआई लग सकता है। अगर देश के किसी भी नागरिक को शक है कि गवर्नमेंट कंपनी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर सकती, तो वो आरटीआई लगा सकता है, यानी कि एक एप्लीकेशन लगा सकता है और वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। एप्लीकेशन क्या लगाएगा, इन्फॉर्मेशन डिमांड करेगा, और जो इसने इन्फॉर्मेशन डिमांड करी है आपको वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अब पब्लिक को शक हुआ, पब्लिक ने एप्लीकेशन लगाई, इनके ऊपर मजबूरी है इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वरना इनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगेगी, तो ये इन्फॉर्मेशन देंगी। अब इनके ऊपर इससे क्या हो गया, आंसरेबिलिटी आ गई। अब जैसे आप लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे थे, आप लोगों के ऊपर कोई आंसरेबिलिटी नहीं थी, कोई फेस टू फेस क्लास नहीं थी, कोई आपसे पूछ नहीं रहा था, तो नहीं पता आपने कितना पढ़ा। और मुझे देखकर जहाँ तक पता चल रहा आपने नहीं पढ़ा। अगर क्लास लगाई थी तो जिस दिन मिली थी उस दिन ही लगाई थी, उसके बाद उसको उठाकर नहीं देखा आप लोगों ने। ऐसा ही है ना, महक, मनीषा, ऐसा ही है, किया था। एक भी चीज़ का आंसर नहीं दे पा रहे हो आप, क्यों? इसके अंदर बहुत नया तो नहीं चल रहा, कुछ पुराना है कुछ नया है। पढ़ा करो। सो आंसरेबिलिटी आ जाती है, मतलब क्या आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? हाँ, आंसर जो उन्होंने मांगे हैं, डॉक्यूमेंट्स का जो बिल्कुल, विजिबिलिटी। ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ होती है, लाइक ये बोतल है, इसके अंदर पानी दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है। चाहे थोड़ी सी कम ट्रांसपेरेंट है, कलर पिंक है, लेकिन ट्रांसपेरेंट जो है आर पार देखा जा सकता है। वो ग्लास है, ग्लास के बाहर का एनवायरनमेंट दिख रहा है, विंडो के बाहर। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। साइंस भी नहीं पढ़ के आए तुम बच्चों, 7th की साइंस है ये, 6th-7th की। 6th-7th में आते थे हमारे पास मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़, तो उसमें एक प्रॉपर्टी आती थी ट्रांसपेरेंसी नाम से। याद करो, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, हार्ड, सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट। सो उसमें एक प्रॉपर्टी आती थी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंटी को क्या बोलते हैं? पारदर्शिता। लाइफ में हर एक टॉपिक काम आता है, चाहे वो नर्सरी का ही क्यों ना हो। नर्सरी के ANR नहीं आओगे तो ये नहीं कर पाओगे, तो वो नहीं बोल पाओगे। ठीक है जी, तो चलो जी। अच्छा एक बात बताओ, ग्रामर के रूल्स आते थे जो मैंने करवाए थे? लगाए हैं ग्रामर के लेक्चर, आते थे पहले से? ग्रामर नहीं आती आपको पीयूष? नहीं आती थी। अब दोनों को आती थी? सच्ची सच्ची नहीं आती थी? अच्छा ठीक है, टेस्ट में पता चलेगा। ट्रांसपेरेंसी क्या है आपका? पारदर्शिता। अब पारदर्शिता के अंदर क्या होता है, मतलब सारी चीज़ों को आर पार देखा जा सकता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आपने क्या बोला, तू गलती करेगा मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा और मैं तेरी वर्किंग्स को चेक करूंगा। यानी कि जब टीचर स्टूडेंट की वर्किंग को आर पार देख सके, टेस्ट में पता चल जाएगा रिजल्ट किसका क्या है, तो आर पार देखा जाएगा। आर पार देखा जाएगा तो आपकी क्या आएगी? ट्रांसपेरेंसी आएगी, पता चल जाएगा कितना काम किया है या नहीं किया। वैसे ही आरटीआई ने क्या क्रिएट किया, आरटीआई ने ट्रांसपेरेंसी का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की। अगर जनता जागरूक होगी, स्टूडेंट जागरूक होंगे, तो वो देख पाएंगे कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे टीचर्स हमारे लिए काम कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपका जागरूक होना ज़रूरी है। आरटीआई ने एप्लीकेशन लगाने का मौका दे दिया। अब आरटीआई के अंदर एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या? आरटीआई किस पे लगेगी? सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे। पब्लिक कंपनीज हो गई, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, यानी कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हो गई, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स पे लग सकती हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स है वो छूट गए इसके प्रीव्यू से। प्राइवेट सेक्टर ही बोलते हैं, मैं क्यों बताऊँ अपनी इन्फॉर्मेशन, मैं क्यों अपने कॉम्पिटिटर को कुछ बताऊँ। लेकिन गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट और पब्लिक का रिलेशन होता है, इसलिए उनकी मजबूरी होगी। अब जो NGO है उसमें गवर्नमेंट का तो कुछ है नहीं,
सो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने अपने फंड्स को चैनलाइज किया, या फिर गवर्नमेंट क्या देती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, ग्रांट्स देती है बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स को। अब गवर्नमेंट ने अपना पैसा चैनलाइज कर दिया, चाहे उनको सब्सिडी दी हो, चाहे ग्रांट्स दी हो, चाहे गिफ्ट दिया हो, कुछ भी दिया हो, अब चैनलाइज हो गया। या तो डायरेक्ट होगा, या तो सीना ठोक के बोलेगी कि हाँ मैंने पैसे दिए हैं, या फिर इनडायरेक्ट तरीके से देगी। दो ही तरीके से दे सकते हैं पैसे, या तो अबव द टेबल या अंडर द टेबल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इन दो के अलावा तो कोई तरीके नहीं होते। सो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके होंगे, बोलता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, कि चाहे आप डायरेक्टली दो या इनडायरेक्टली दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू एनजीओ विल बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट। और जहाँ पर भी गवर्नमेंट ने पैसा दिया, उस पोर्शन के लिए पब्लिक क्या लगा सकती है, आरटीआई लगा सकती है। तो यहाँ पर किसका स्कोप बढ़ाया गया, आरटीआई। आरटीआई को पावर क्या मिली, गवर्नमेंट ने जहाँ पर भी पैसा लगाया है उस पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग आप जांच पड़ताल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, पैसा किसका होता है, पब्लिक का होता है। गवर्नमेंट सारा पैसा कहाँ से लेकर आती है, आपसे, आप लोगों से लूटती है, कभी टैक्स के नाम पर, कभी फाइन के नाम पर, कभी चालान के नाम पर, कुछ भी हो आप लोगों से लूटा जाता है। तो आपका पैसा सही जगह यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, ये जानना पब्लिक का अधिकार है। उसी अधिकार को देने के लिए आरटीआई आया था। इतना क्लियर कि ये लॉ आया क्यों था। अब इस लॉ का नाम रख लो, क्योंकि नए नए लॉ आए हैं, 2019 में ही आया है, क्वेश्चन में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी एंड अदर्स वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पेज नंबर 77 कर रहे हैं हम करंट अफेयर्स का। तो आप जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो भी अपना 77 नंबर पेज और इस केस लो को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। सो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड अदर्स, ठीक है। केस कौन सा था, ये पैसे से रिलेटेड केस है, सिविल मैटर केस है। तो इसका अपील नंबर कौन सा होगा, आपका सिविल नंबर। सुप्रीम कोर्ट के पास गए, यानी कि अपीलेट के अंदर गया होगा, तो सिविल अपील नंबर, ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, 9828 ऑफ 2013। अपील नंबर पता क्या होता है, एप्लीकेशन नंबर, अपील नंबर। लाइक अपील नंबर दे दिया मैंने आपको 172 2013, इसका मतलब पता क्या है, 2013 के अंदर जो केस फाइल हुआ है उसके अंदर आपका जो केस नंबर है वो कौन सा है, 173 का। या फिर ये जो केस नंबर अभी फाइल हो रहे हैं, इस केस का नंबर है कि ये नंबर कौन से, जैसे आपके रोल नंबर होते हैं वैसे ही इनके केस नंबर होते हैं। तो केस नंबर कौन सा है आपका, 9828, ठीक है। इसी तरह से जितने नंबर बढ़ते जाएंगे इसका मतलब उतने नंबर के केस अभी गवर्नमेंट के पास आ चुके हैं, ठीक है जी। केस का अपील कहाँ हुआ था, इसकी जजमेंट कब आई थी, इसकी जजमेंट आई थी आपकी 17 सितंबर 2019, यानी कि रिसेंटली आई हुई है, 17 सितंबर में आई थी। तो इस केस में बोला कि ये तो बोल दिया कि आरटीआई का अधिकार होगा, कब होगा, जब गवर्नमेंट ने पैसा लगाया। अब कितना पैसा लगाया, तो उस केस में बोला गया कि सब्सटेंशियल पैसा लगाया, कितना, सब्सटेंशियल। अब सब्सटेंशियल कितना होता है, सब्सटेंशियल का मतलब होता है मेजर पोर्शन। अगर सब्सटेंशियल का डिक्शनरी मीनिंग निकालो तो डिक्शनरी मीनिंग होता है इसका मेजर पोर्शन, यानी कि मेजरली पैसा लगाया गवर्नमेंट ने। अब मेजर, कोई कहता है मेरे लिए तो मेजर तब है जब 80% पैसा लगाए, कोई कहता है मेरे लिए मेजर तो जब है जब 60% लगाए, कोई कहता है कि शायद 20% भी मेजर हो सकता है। तो हमें सब्सटेंशियल की डेफिनेशन नहीं पता। तो गवर्नमेंट ने बोला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, it is not necessary, it is not necessary that government should allocate at least 50% of the funds। यानी कि ऐसा नहीं माना जाएगा कि अगर गवर्नमेंट ने कम से कम 50% लगाया है तभी सब्सटेंशियल पोर्शन है। कितना भी पोर्शन सब्सटेंशियल हो सकता है, उसका नेचर देखना पड़ेगा। लाइक आपको एक कॉलेज खोलना है, अब वो कॉलेज गवर्नमेंट के अंडर आएगा या नॉन गवर्नमेंट के अंडर आएगा। कॉलेज खोलने के लिए ज़मीन आपको गवर्नमेंट ने दी है, तो क्या उस ज़मीन के बिना कॉलेज खोला जा सकता है? तो क्या वो ज़मीन सब्सटेंशियल पार्ट हो गया? हो गया। आपको सब्सटेंशियल चेक करने के लिए तो ये देखना पड़ेगा कि उसका नेचर कितना है, कि उसका कितना रोल, उस फंडिंग का कितना रोल है आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि उस फंडिंग के बिना चल सकता था, फंडिंग हैज़ नो अफेक्ट
funding has no effect on the working of organization या फिर on the working of NGO, तो it may be लिखोगे, कंपल्सरी नहीं लिखोगे क्योंकि हम यहाँ पर जजमेंट नहीं दे सकते. It may be marked as unsubstantial या नॉन सब्सटेंशियल फंडिंग. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सब्सटेंशियल नहीं है, मेजर पार्ट नहीं है, लेकिन फंडिंग का सीधा इफेक्ट पड़ता है वर्किंग के ऊपर. यानी कि लैंड के बिना आप अपनी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते थे. उसी तरह अगर गवर्नमेंट आपको ग्रांट ना दे तो क्या होगा, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता एनजीओ. तो इसके लिए एक लाइन लिख सकते हो, इफ एनजीओज वर्किंग इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रांट. किसकी ग्रांट? ऑन द ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट, देन इट इज सब्सटेंशियल. ये तो 100% सब्सटेंशियल ही होगा. और अगर वो डिपेंडेंट नहीं भी है तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि वो सब्सटेंशियल नहीं है. वो हो भी सकता है और वो नहीं भी. अदर फैक्टर्स चेक कर लो. ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है. अभी 77 पेज के अंदर लास्ट पॉइंट पे आ जाओ. लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन से पढ़ो. If NGOs or other bodies get substantial finance from the government, we find no reason why any citizen cannot ask for the सब information. जो मैंने बताया कि अगर NGO के अंदर मेजरली पैसा किसका लगा है? गवर्नमेंट का. सब्सटेंशियल पैसा किसने लगाया? गवर्नमेंट का. तो जनता को अधिकार क्यों ना दें कि वो इन्फॉर्मेशन पूछ सके, क्योंकि पैसा किसका है? अल्टीमेटली तो पब्लिक का है. पब्लिक का पैसा है, तो एनजीओ को आरटीआई के अंदर कवर आपको करना चाहिए, क्योंकि उस एनजीओ के अंदर किसका पैसा लगा है? गवर्नमेंट और अल्टीमेटली पब्लिक का. क्लियर? इतना क्लियर? ठीक है जी. एक केस लो और है, इसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक खत्म हो जाएगा. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन दिया है. ये डिसीजन आपका 2019 का ही है. 4 अक्टूबर 2019 के अंदर आया था. केस का नाम लिख लो सबसे पहले. नेक्स्ट पेज है 78 पेज. सो केस का नाम क्या है आपका? राजकुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. राजकुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी. यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश. ठीक है, अब ये है आपका क्रिमिनल नेचर का केस. किस नेचर का है? क्रिमिनल नेचर का. ठीक है, क्रिमिनल केस है. केस नंबर है 1541 ऑफ 2019, यानी कि 2019 में 1541वें नंबर पे ये केस फाइल किया गया था. जजमेंट कब आई थी? 4 अक्टूबर 2019 के अंदर. ठीक है, अब ये केस बड़ा अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है? ये है उन लोगों के खिलाफ जो फूड अल्ट्रेशन करते थे. यानी कि फूड अल्ट्रेशन इज अ काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी. अब फूड अल्ट्रेशन मतलब खाने की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करना. अडल्ट्रेशन का मतलब होता है छेड़छाड़ करना. किसके साथ? तो एडिबल चीज़ों के साथ, एडिबल आइटम्स के साथ, खाने योग्य आइटम के साथ. ठीक है, एडिबल आइटम्स के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हो तो वो क्या है आपका? वो है आपका फूड अडल्ट्रेशन. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई भी इंसान किसी भी तरीके का फूड अल्ट्रेशन करता पाया गया तो वो क्रिमिनल है. वो क्या है? क्रिमिनल है. इट डजेंट मैटर कि वो अडल्ट्रेशन किस लेवल का है. हो सकता है कि दूध में थोड़ा सा पानी मिलाया हो, उससे किसी की जान तो नहीं जाएगी, लेकिन अडल्ट्री आपने की है तो आपके ऊपर केस फाइल हो सकता है. तो ये क्या है? एडिबल आइटम्स के ऊपर अगर आपने कुछ भी मिलावट की है, कुछ भी अडल्ट्रेशन की है, तो आपके ऊपर केस बन सकता है. इस केस के अंदर ये था कि आप लोगों को ये देखना है कि सिर्फ जो फूड का स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड होता है हर एक आइटम का, फूड की जो क्वालिटी है क्या वो अप टू स्टैंडर्ड है या नहीं. इफ द फूड क्वालिटी इज अप टू स्टैंडर्ड तो क्या है आपका फूड ठीक है, कोई केस नहीं बनता. लेकिन अगर फूड क्वालिटी बिलो स्टैंडर्ड है, चाहे उसी के साथ जान माल का खतरा हो या ना हो,
चाहे आप खाकर बीमार ना हो, लेकिन हमें क्वालिटी फूड तो चाहिए ना जीने के लिए। तो अगर आपका फूड क्वालिटी से कम है, स्टैंडर्ड से कम है, तो आपके खिलाफ केस फाइल हो सकता है और आपके पास क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है, यानी कि उसके अंदर आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है। ठीक है जी। क्रिमिनल केसेस के अंदर तो फांसी भी लग जाती है, बट छोटी मोटी एडल्ट्री के लिए फांसी तो नहीं लगेगी, हैवी पेनल्टी और जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ठीक है, केस इतना सही है बस इसके अंदर, लेकिन आपको साथ में रीड करना है। केस के नाम और केस का जजमेंट रेट ज़रूर याद होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि केस डील किससे करता है। क्वेश्चन में बहुत डीप घुस के नहीं पूछेगा, लेकिन ये ज़रूर पूछ लेगा कि इस केस लो के बाद नीचे से मतलब 4 ऑप्शंस दिए होंगे, किस मैटर को कवर किया गया, कौन सा मैटर क्रिमिनल एक्ट बना, कौन सा मैटर आपका सिविल एक्ट के अंदर कवर हुआ, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो केस लो की रीडिंग और इसका जो मेन डिसीजन है उस डिसीजन को पढ़ना है क्लियर। ठीक है, चलो जी, आज का टॉपिक, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक आपको डील करना है, पढ़ना है लाइन टू लाइन। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, कल पूछ लेना। अब तो आपके पास व्हाट्सएप के अलावा ऑप्शन भी है। ठीक है, चलिए जी।